देखिए यहाँ पर अब हमने जो है ना वो पीछे एक पॉइंट बनाया था। अगर आपको याद हो जीन लिंकेज के हवाले से हमने ये कहा था कि जो जीन्स हैं वो आपस में फिजिकली लिंक्ड हैं। ठीक है। और ये जो फिजिकल लिंकेज है जीन्स की, जैसे यहाँ से यहाँ तक जितने जीन्स हैं, इस तरह से अगर हम जीन्स को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के जितने जीन्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ जो है वो फिजिकली लिंक हुए हैं। और फिर मैंने आप लोगों को एक बात और भी बताई थी, वो ये थी कि जो लिंकेज होती है वो रुकावट होती है किसके रास्ते में। लिंकेज इज हर्डल बिटवीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन्स। जो जीन्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके हवाले से जो मेंडल के सेकंड लॉ को रिजेक्ट तो नहीं करती, लेकिन मेंडल के सेकंड लॉ में जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कोई से दो जीन्स आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं, बहुत करीब करीब मौजूद हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो इंडिपेंडेंस होती है वो नहीं रहती, बल्कि अगर दो जीन्स ऐसे एक्सचेंज हुए हैं कि वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और अगर उनके सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि पूरा पूरा टुकड़ा जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाता है। एग्जाम्पल हमने ये ली थी कि आपके पास ये जो है वो एक होमोलॉग ये वाला है और एक होमोलॉग आपके पास ये वाला है। अब इन दो होमोलॉग्स में यहाँ क्रॉसिंग ओवर चल रही है इस जगह पर। इसमें इसका ये टुकड़ा जो है ये इसके साथ रिप्लेस हो जाता है इस नॉन सिस्टर होमोलॉग क्रोमेटिड क्रोमेटिड के साथ। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि इसके ये दोनों जीन्स यूं लगेगा जैसे आपस में इस ट्रांसपोर्ट के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी जब ये पूरा टुकड़ा राइट वाले क्रोमेटिड पर चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस पूरे पीस में जितने भी, इस पूरे सेगमेंट में जितने भी जीन्स हैं वो सारे के सारे दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी उनकी जो असॉर्टमेंट होगी वो डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी। सो जो डिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, result of crossing over of two closely linked genes। ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम जो है वो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करें क्लोजली लिंक्ड जीन्स। फिर ये होता है कि अगर हमने ये अंदाजा लगाना है कि दो क्लोजली प्लेस्ड जीन्स में रिकम्बिनेशन हुई है या नहीं हुई, दोबारा सुनिए, दो क्लोजली प्लेस्ड जीन्स में रिकम्बिनेशन हुई है या नहीं हुई, इसमें हमें अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। हाउ टू फाइंड दैट रिकम्बिनेशन अकर्ड और नॉट, रिकम्बिनेशन हुई है या नहीं हुई, ये अंदाजा लगाना हमारे लिए जो है वो खासा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में अब हमें जो है वो इसका वो करना पड़ता है, एक खास फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि दो क्लोजली प्लेस्ड जीन्स में रिकम्बिनेशन हुई है या नहीं हुई। इसके लिए हमें एक अदद फॉर्मूला चाहिए होता है। ठीक है। वो फॉर्मूला समझने से पहले आप लोगों को मैं जो है वो मेंडल की तरह की क्रॉसेस जो है वो बनाकर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले तो याद कीजिए कि जब मेंडल का वो बनता था, मेंडल का जो क्रॉसेस होते थे वो किस तरह से होते थे। फॉर एग्जांपल मैं एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लेता हूँ, इसको क्रॉस करवाता हूँ होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अब यहाँ पर ध्यान में रखिए ये बात कि ये मेंडेलियन वे नहीं है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाया जाए, लेकिन अपेरेंटली चले हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। इसके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है। और इसके जितने गैमीट्स बनेंगे वो सारे के सारे सेम टू सेम होंगे। अब जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि इस एक क्रॉस में, इस वाले क्रॉस में देखिएगा ये जो चार है ना, इन चार में, इनमें देखिएगा कि दो जो हैं कॉम्बिनेशन वो पेरेंटल हैं। कैसे? बेटा बहुत गौर से सुनिए आपने बात मेरी। ये जो गैमीट है और ये जो गैमीट है, इसके इनके अंदर वही वाले वो हैं जीन्स हैं जो पेरेंट में है। फॉर एग्जांपल ए बी पेरेंट में है, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसमें भी है। स्मॉल ए स्मॉल बी गैमीट में है तो पेरेंट्स में भी है। इसका मतलब है ये जो दो गैमीट बने हैं ये कौन से बने हैं, ये दोनों गैमीट्स बने हैं पेरेंटल।
ये दोनों गैमीट्स बने हैं पेरेंटल। लेकिन जो कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी बना है, इन दोनों को आप क्या नाम देते हैं? इन दोनों गैमीट्स को आप नाम देते हैं रिकम्बिनेंट, क्योंकि इन्होंने क्या कर ली है, इन्होंने आपस में क्रॉसिंग ओवर कर ली है। ठीक है, अब और ये वाले जितने गैमीट्स बने हैं ये सब के सब क्या है? पेरेंटल, क्योंकि इनका सीक्वेंस एज सेम एज पेरेंट है। जब गैमीट्स का सीक्वेंस एज सेम एज पेरेंट्स होगा तो उसको आप कहेंगे पेरेंटल गैमीट, और जब गैमीट्स का सीक्वेंस डिफरेंट देन पेरेंट्स होगा तो उसको आप कहेंगे रिकम्बिनेंट। ठीक है, तो ये जो दरमियान में दो गैमीट्स बने हैं ये रिकम्बिनेंट बने हैं। अब आप एक काम कीजिए, आप आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकम्बिनेशन। तो एक काम कीजिए कि वो जो एक सिंगल गैमीट है उसको चार गैमीट से क्रॉस करवाइए। जैसे एक लम्हे को सुनिएगा, ये आपके पास जो है वो चार गैमीट्स हैं। सबसे पहले तो ए बी वाला इस साइड पर रखिए, ये वाला। ठीक है, और चार बॉक्स बनाइए। इन चार बॉक्सेस में आप जो है वो वही कॉम्बिनेशन रखिए जो दूसरे पेरेंट के गैमीट्स का है, यानी कैपिटल ए बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द ए बी हैज द चांस टू बाइंड, टू फ्यूज विद एनी गैमीट। मैं ना यहाँ पर एक आप लोगों को जो है वो एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सब स्पर्म्स हैं, यानी ये फादर की तरफ से आ रहे हैं, और एग एक ही है जो मदर की तरफ से आ रहा है। अब मदर का गैमीट जो है वो ए बी लेकर बैठा हुआ है, फादर के गैमीट्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ए बी, जो ए बी है वो किसका गैमीट है? मदर का। द ए बी ऑफ मदर हैज द चांस टू फ्यूज विद एनी गैमीट ऑफ फादर। फादर से बने हुए किसी भी गैमीट के साथ मिलने का चांस इसके पास मौजूद है। तो आप देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। हाँ जी, ये पेरेंटल वो है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है, ये जो अभी बना है। जल्दी से देख के बताइएगा, क्या ये कॉम्बिनेशन फादर या मदर में से किसी एक का है? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। पेरेंटल है, किसका है? ये फादर का है, लिहाजा मैं इसको लगा दूंगा पेरेंटल। अब आइए, स्मॉल बी को स्मॉल बी से क्रॉस करें। स्मॉल बी, हाँ भाई ये किसी पेरेंट का है? ये मदर का है, लिहाजा पेरेंट पी लगा दिया हमने। अब आइए, इस स्मॉल बी को कैपिटल ए स्मॉल बी से कराते हैं। कैपिटल ए स्मॉल बी। अब ये कौन सा है? ये रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है। ये जो अब इस फ्यूजन के बाद यहाँ बेटा इनके दरमियान में क्या हो रही है? एक तरफ जो है वो मदर का गैमीट है, दूसरी तरफ चार गैमीट जो हैं वो फादर के हैं। ठीक है, ये चारों गैमीट फादर के हैं, वो एक गैमीट मदर का है। इनमें फ्यूजन आप देख रहे हैं। दो तरह के ऑर्गेनिज्म, अगर दो तरह की फ्यूजन होती है तो वो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन अगर मदर का गैमीट फादर के उस गैमीट से मिल जाता है जो रिकम्बिनेंट गैमीट है, तो अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा ऑर्गेनिज्म में वो रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरीके से अब इसमें आइए, जब मदर का गैमीट फादर के इस गैमीट से मिलेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अब ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आप कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन आप फाइंड आउट करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज, कि भाई रिकम्बिनेशन किस हद तक रिकम्बिनेशन हुई है, परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। जो फादर में रिकम्बिनेशन हुई है उसमें किस हद तक जो किस परसेंटेज से रिकम्बिनेशन हुई है, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें पता लगेगा कि जो फादर में मियोसिस हुई तो उसमें रिकम्बिनेशन हुई या नहीं हुई। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दोबारा सुन लीजिए, असल में ये मियोसिस किस में हो रही है? ये मियोसिस हो रही है फादर में, क्योंकि मदर में तो मैटर ही नहीं करता। मदर में तो स्मॉल बी है, मियोसिस हो भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फादर में क्या होगा? फादर में कैपिटल ए
कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 तरह के जो है वो आपके पास वो मौजूद हैं, एलील्स मौजूद हैं। अब आपने ये देखना है कि फादर में कितनी रिकम्बिनेशन हुई है, जो आपके पास जो है वो मतलब किस हद तक मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर फादर में हुई है। अब इसमें आप देख लीजिए, आपके पास जनाब है 100 इंडिविजुअल्स, एक पॉपुलेशन है, आपके पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपके पास जो है वो 100 इंडिविजुअल्स हैं, 100 इंडिविजुअल्स हैं, और आप एक सर्वे करते हैं। सर्वे क्या करना है आपने, हाउ मच ऑफ 100 इंडिविजुअल्स, हाउ मैनी कर लें, ये मच नहीं होगा, हाउ मैनी ऑफ 100 इंडिविजुअल्स गॉट पेरेंटल phenotype, while how many got recombinant। आपने अभी कहा ना कि कुछ जो हैं वो उसमें से बन रहे हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले बन रहे हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं, और कुछ उसी पॉपुलेशन में बन रहे हैं रिकम्बिनेंट जो है वो कॉम्बिनेशन वाले। सो हम अब सर्वे करेंगे कि कितने हैं 100 में से जिनमें पेरेंटल फिनोटाइप हमें नजर आए, और कितने हैं जिनमें हमें रिकम्बिनेंट नजर आई। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बुक लेते हैं हम जी, बुक में हमारे पास पता हमें लगता है कि जो फादर वाली है ना, फादर वाली फिनोटाइप, बल्कि ऐसा करते हैं हम इस पिक को जो है वो ऐसे ही यहां से पिक कर लेते हैं, इस पिक को पिक कर लेते हैं, ये देखिए यहां से, और इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा, ये वाली कौन सी जीनोटाइप बन रही है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये किसकी फिनोटाइप थी, ये जीनोटाइप किसकी थी, फादर की। तो इसकी फिनोटाइप किसकी होगी, फादर वाली होगी, ठीक है। इसकी जीनोटाइप क्या बन रही है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो इसका मतलब है अगर इसकी जीनोटाइप मदर वाली बन रही है तो इसकी फिनोटाइप भी मदर वाली होगी। अब 100 में से फर्ज करें क्योंकि ये फर्ज वाला केस है, इस वक्त आप लोग एक्चुअल रिकम्बिनेशन नहीं फाइंड आउट कर रहे, फर्ज करें 100 में से 40 शो करते हैं फादर वाली फिनोटाइप, और 100 में से 40 तो हो गए ना, तो 100 माइनस 40 कितने रह गए आपके पास, आपके पास रह गए 60। उस 60 में से 10 शो करते हैं मदर वाली फिनोटाइप, 60 माइनस 10, ये आपके पास रह गए 50, ठीक है। उसके बाद नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठहरिए, ये मदर वाली नहीं है, ये मदर वाली नहीं है, मदर वाली ये है, ठीक है, ये मदर वाली जी। 60 रह गए थे आपके पास। अब उन 100 में से 40 ने फादर वाली फिनोटाइप शो की, इसका मतलब है उनके अंदर फादर वाला कॉम्बिनेशन है। 100 में से बाकी रह गए थे 60 में से 40 ने शो की किसके वाली फिनोटाइप, मदर वाली। तो अब आपके पास रह गए 20 में से 10 एक तरह की रिकम्बिनेंट टाइप आ गई, 10 एक तरह की रिकम्बिनेंट टाइप आ गई, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला जरा लगाते हैं हम यहां पर। फॉर्मूला क्या है, एक मिनट जरा रुकिएगा। फॉर्मूला है रिकम्बिनेंट टाइप्स, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी RF इज इक्वल टू रिकम्बिनेंट टाइप्स, रिकम्बिनेंट टाइप्स ओवर, यानी कितने इंडिविजुअल, असल में ये किसकी बात हो रही है, रिकम्बिनेंट टाइप्स की बात इस तरह से हो रही है कि कितने इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर रिकम्बिनेंट टाइप है, इंडिविजुअल कितने वो इंडिविजुअल हैं जो हमें नजर आ रहे हैं जिनके अंदर रिकम्बिनेंट टाइप है, और इसके नीचे हम क्या कहेंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी जितने, याद रखिए हमने किसका सर्वे किया, हमने पॉपुलेशन का सर्वे किया है, उस पॉपुलेशन के सर्वे में हमें जितने रिकम्बिनेंट टाइप नजर आएंगे वो हम रखेंगे ऊपर, और उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन से, जितने भी हमें जो इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। इधर देखिएगा, पॉपुलेशन में हमें रिकम्बिनेंट टाइप कितने नजर आई, जी बच्चे जरा आप लोगों ने क्वेश्चन हल करना है।
पॉपुलेशन में हमें रिकम्बिनेंट टाइप कितनी नजर आई है? सॉरी, 20। ठीक है, 10 ये वाले रिकम्बिनेंट टाइप लिए बैठे हैं, 10 ये वाले रिकम्बिनेंट टाइप लिए बैठे हैं, लिहाजा आप कहेंगे 10 + 10। ठीक है, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन 40 इंडिविजुअल्स में फादर वाली फिनोटाइप यानी जीनोटाइप, 40 इंडिविजुअल्स में मदर वाली जीनोटाइप, 10 में एक रिकम्बिनेंट, 10 में दूसरी, ये हो गए 100, यानी डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप यहां पर देखिए 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? 0.2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। 20% रिकम्बिनेशन आई है, यानी जो फादर के अंदर मियोसिस हुई है, जो जीन्स एक्सचेंज हुए हैं, वो कितने परसेंट हुए हैं, कितनी हद तक इन दो जीन्स में, पूरी रिकम्बिनेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ इन दो जीन्स की बात हो रही है, ए और बी, इन जीन पेयर्स की बात हो रही है। ए और बी के दरमियान में कितने परसेंट रिकम्बिनेशन हुई है? 20% रिकम्बिनेशन हुई है। तो ये आप सिर्फ कैसे मालूम कर सकते हैं? अब आइए आखिरी थीम के ऊपर थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। ये आप सिर्फ तब मालूम कर सकते हैं जब आप पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करें, देखें कि कितने बच्चों में मदर फादर वाला कॉम्बिनेशन है, कितने बच्चों में डिफरेंट है। ठीक है, जो डिफरेंट है वो रिकम्बिनेंट, जो मदर फादर वाले हैं वो पेरेंटल, उन दोनों को अलग अलग गिनेंगे आप, और जो रिकम्बिनेंट होंगे उनको रेशो के ऊपर रखेंगे और सबको मिला के रेशो के नीचे रखेंगे। इसका मतलब है आप रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, आखिरी बात सुनते जाइए फिर नमाज का वक्फा करते हैं। आपके पास रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सिर्फ कब आ सकती है? यहां पर मैं आप लोगों को सेंटेंस लिख देता हूं, राइट करने का टाइम नहीं है। यू ओनली कैन फाइंड द recombination frequency after the birth of next generation। जब तक अगली जनरेशन नहीं आती आपको नहीं पता लग सकता कि ये जो किस हद तक मियोसिस हुई है और कितनी ज्यादा क्रोमोसोम ने कितने ज्यादा अपने सेगमेंट एक्सचेंज किए हैं, ये जीन्स आपस में कितने शफल हुए हैं। ठीक है, असल में यहां पर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का एक और मतलब भी है, यहां पर इसका दूसरा मतलब है शफल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का एक और मतलब है शफल फ्रीक्वेंसी, कि ये आपस में किस हद तक शफल हुए हैं। तो ये आप सिर्फ तब मालूम कर सकते हैं जब अगली जनरेशन हो, अगली जनरेशन का सर्वे करें, सर्वे करके उसमें से कौन अलहदा करें, आप पेरेंटल अलहदा करें, पेरेंटल जो है वो टाइप्स वाले, पेरेंटल फिनोटाइप वाले, रिकम्बिनेंट फिनोटाइप वाले अलहदा करें, और फिर कहीं जाकर आप जो है वो पता लगा सकते हैं कि कितनी जो मियोसिस है, कितनी क्रॉसिंग ओवर है वो अक्कर हुई है। ठीक है, ले जी, हम आपके बाद मिलते हैं।
देखिए अब हमें जो है ना यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि जो जीन्स अगर शफल कर जाएं तो उनकी शफलिंग, एक तो ये है कि हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। यानी ऐसे जीन्स के मुतालिक हमें नज़र आ रहा है कि वो जीन्स बहुत फासले पर थे, क्योंकि तो क्रॉसिंग ओवर हो गई। जैसे मेंडल को नज़र आया था ना, बहुत बहुत डिस्टेंस पर थे क्रोमोसोम पर, तो हमें पता लगता गया कि हाँ जी ये जीन्स भी क्रॉस ओवर हुआ है। तो इतनी रिकम्बिनेशन आ गई। एक ये है कि हमें पता नहीं लग रहा, हमें ये नहीं अंदाजा हो रहा कि फलां जगह पर जीन्स क्रॉस ओवर हुए हैं या फलां जगह पर नहीं हुए, ये हमें अंदाजा नहीं हो रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं। खैर, इसके बाद एक टॉपिक आता है जी, अब आगे जो सिलसिला शुरू हो रहा है उसके हवाले से यहाँ पर जो इन लोगों ने, अब ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं ना आप लोगों को बताना भूल गया। इस 20% का मतलब क्या है? इस 20% का एक ऐसा मतलब है जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप एकदम शॉक रह जाएंगे। 20% का मतलब ये है कि ये जो दो जीन्स हैं जिनके दरमियान में 20% रिकम्बिनेशन आई ना, ये दोनों जीन्स एक दूसरे से 20 जीन्स के फासले पर हैं। यानी ये दोनों जीन्स एक क्रोमोसोम पर हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों आपस में 20 जीन्स के फासले पर थे। लिहाजा इनमें कितनी रिकम्बिनेशन आई? 20 जीन्स की रिकम्बिनेशन आई। अगर इनकी परसेंटेज 10% होती तो इसका क्या मतलब था कि इनका जो आपस का फासला है उसके दरमियान में 10 जीन्स मौजूद हैं। ये देखिए, इफ 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट मैप। यूनिट मैप का मतलब होता है एक जीन का फासला। यूनिट मैप मीन सिंगल जीन, एक जीन का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, द टू लिंक्ड जीन्स ए एंड बी विद 20% रिकम्बिनेशन मस्ट बी इक्वल टू 20 यूनिट्स अपार्ट। एक ये 20 जीन्स के फासले पर हैं, तो ये बड़ी जो है वो मजेदार बात है कि आप इसके जरिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं इनमें 20% कम्बिनेशन आने की वजह ही ये है, रिकम्बिनेशन आने की, क्योंकि ये 20 यूनिट्स अपार्ट हैं, 20 जीन्स अपार्ट हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो ये है इस पूरे जो है वो का थीम। इसके बाद जो है वो देखिए, अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक कम्बिनेशंस, जेनेटिक रिलेशनशिप्स, ये सारा कुछ पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि हम ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये पॉइंट बना कर आए हैं कि क्रोमोसोम आर जेनेटिक व्हीकल्स। क्रोमोसोम्स के जरिए जो है वो जीन्स ने ट्रांसफर होना है, और ये जो क्रोमोसोम्स के जरिए जीन्स ने ट्रांसफर होना है, इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स का भी कोई ना कोई रोल है। और क्योंकि हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर जीन्स के प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम का भी कोई ना कोई रोल होगा। क्योंकि एक बात और भी हम स्टेब्लिश करके आ चुके हैं पीछे, और वो क्या है, वो ये है कि डेवलपमेंट डिजीजेस अकर, ये भी आप लोग 19वें चैप्टर में भी पढ़ा था आपने और 21वें चैप्टर में भी पढ़ा था कि डेवलपमेंटल डिजीजेस अकर व्हेन, जी, व्हेन क्रोमोसोम्स आर एबरेटेड। क्रोमोसोमल एबरेशन आपने पढ़ा था, क्रोमोसोम्स आर एबरेटेड, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आए या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंज आए। ठीक है, एबरेटेड, चाहे वो स्ट्रक्चर में चेंज आए चाहे वो नंबर में चेंज आए। अब ये डिजीजेस क्यों कॉज होती हैं? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर चेंज होने से असल में किसका फर्क पड़ता है? जीन्स का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक और हुआ कि अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होने से जीन में फर्क पड़ता है, तो ये बात सीधी सादी है कि क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन है। अब आपके पास 100 पेजेस की एक इंफॉर्मेशन आनी थी, उन 100 पेजेस में से एक पेज फट गया, इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट नहीं आई ना आपके पास। ठीक है, और इसी तरीके से अगर एक पेज इजाफी आ गया, आपके पास इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, आपको कहा जाता है कि आपने इतना हिस्सा पढ़ना है, उससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ना, आपके पास इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर आप उसमें टाइम जाया होता है। ठीक है, तो हर जगह इरेलीवेंट या रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन लीथल रिजल्ट लेकर आती है। तो यही सिलसिला यहां पर भी होता है कि क्रोमोसोम जो हैं, यहां तक तो हमने अभी पढ़ा था कि जीन्स किस तरह से वेरिएट करते हैं और जीन्स किस तरह से अपने अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एज ए क्रोमोसोम, अगर एक पूरी बॉडी
एक पेरेंट से दूसरे से आगे जनरेशन में जा रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, यहां से आगे आपको असल में पता लगेगा कि डू क्रोमोसोम मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क पड़ता है, कोई ऐसा जो है वो खास काम होता है क्रोमोसोम की वजह से कि जिसके जरिए हम जो है वो क्रोमोसोम को इतनी अहमियत दें। तो यहाँ पर एक सबसे पहली बात जो है वो क्रोमोसोम की वजह से वो है सेक्स या जेंडर डिटर्मिनेशन। सेक्स या जेंडर डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, presence or absence of a particular chromosome can disturb the gender of a particular chromosome can disturb the gender। यानी आपके उस क्रोमोसोम के ऊपर, असल में क्रोमोसोम नहीं होता, असल कारनामा जीन का होता है, ठीक है, असल कारनामा जीन का होता है, लेकिन क्योंकि वो पूरा क्लस्टर ऑफ जीन क्रोमोसोम लेकर आ रहा होता है तो हम कहते हैं क्रोमोसोम की अहमियत है, ठीक है। यानी असल में क्रोमोसोम की अहमियत क्या है, जरा आप अगर यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, क्रोमोसोम असल में है एक कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लस्टर ऑफ जीन्स, ठीक है, एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है। अब ये क्लस्टर ऑफ जीन्स या क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, अगर इसी में गड़बड़ आ जाती है तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। यहां मैं क्या लिख रहा था, एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम कैन डिस्टर्ब द जेंडर, जेंडर जो है उससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर उससे जेंडर डिस्टर्ब होता है, इसका क्या मतलब है कि जो क्रोमोसोम है वो किसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो सेक्स या जेंडर डिटर्मिनेशन, जेंडर की डिटर्मिनेशन में पार्ट प्ले कर रहे हैं। यानी पूरा क्रोमोसोम, अब आप यहां से ये पॉइंट बनाएंगे कि वो पूरा क्लस्टर ऑफ जीन है, वो जो पूरा क्रोमोसोम है उस पर वो जीन मौजूद हैं जो आपके जेंडर डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर वो क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है तो इसका मतलब है वो क्लस्टर ऑफ जीन लॉस्ट हो गया, और अगर वो क्लस्टर ऑफ जीन लॉस्ट हो जाता है तो इसका मतलब है जेंडर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो असल में क्रोमोसोम की अहमियत इसलिए है क्योंकि इसके पास क्लस्टर ऑफ जीन होता है, और क्लस्टर ऑफ जीन जो है असल में वो मैटर करता है। मैं कहता हूं जी क्रोमोसोम मैटर नहीं करता, क्रोमोसोम डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, जो क्लस्टर ऑफ जीन होता है क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये है जो डिटर्मिनेशन, जिसके बारे में जो है वो आपने पढ़ना है। मॉर्गन ने जो है वो सबसे पहले ये जो अब यहां से आगे आप एक साइंटिस्ट का नाम, पहले आपने मेंडल बहुत पढ़ा था, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, इसका नाम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। आप यूं कह लीजिए कि जेनेटिक्स को रिवाइव करने वाला ये एक पर्सन था कि जिसने जो है वो एक बहुत बेहतरीन लेवल पे जेनेटिक्स को लेकर गया, और जेनेटिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इसने जो है वो स्टडी किया था, ठीक है। तो इसने सबसे पहले जेंडर डेफिनेशन, जेंडर जो डिटर्मिनेशन है वो ड्रोसोफिला में स्टडी की थी, तो इंशाल्लाह वो भी हम जो है वो कल देखेंगे, ठीक है।